हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई के लिए मिशन खाकी बैच जो है उसमें हमने हिंदी की क्लास जो है आज हम समास का वन शॉर्ट वीडियो लेकर आए, यानी ये समास को एक इसी क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। यह क्लास हो सकती है कि बाकी क्लासों की तुलना में थोड़ी बड़ी हो, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इस क्लास में पूरे समास को हम बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करा देंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। तो समास के बारे में सबसे पहले समास का अर्थ जान लेते हैं। तो समास होता क्या है? सबसे पहले आप बात करें तो समास, जैसा कि आप लोगों के चैप्टर में समास शब्द है, समास चैप्टर है। तो समास का मतलब होता है सम प्लस आस। सम मतलब पास, आस माने बिठाना, यानी पास में किसी को बिठाना ही क्या होता है? समास होता है। समास का अर्थ क्या है? सम धन आस, यानी समास। तो समास सम माने पास, आस माने बिठाना, यानी पास में बिठाना, यानी किसी की जो दो चीज़ों को क्या है पास पास रखना ही क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास होता है। जैसे अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न और जल को क्या किया गया है? पास पास बिठाया गया है, तो क्या बन गए हैं? एक समास, अन्न और जल। उसी प्रकार पथ से भ्रष्ट, तो पथ और भ्रष्ट को क्या है? पास बैठाया गया, तो क्या हो गया? पथ से भ्रष्ट। क्या हो गया? पथ भ्रष्ट। रसोई घर, रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर हो जाएगा। उसी प्रकार विद्या के लिए आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। घोड़ों की दौड़, तो घुड़ दौड़। जल में मग्न, जल मग्न हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? पास पास बिठा दिए गए हैं, तो इन्हीं को क्या कहेंगे? यानी पास बिठाना समास होता है। समास का अर्थ जो होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है, यानी किसी चीज को जो बड़ा शब्द, कोई उपवाक्य है, मान लीजिए कोई बड़ा सा उपवाक्य, उसको संक्षेप में लिखना ही क्या होता है? समास होता है। ये तो था ये जिसे नॉर्मल इसका अर्थ, और वहीं इसका जो मेन अर्थ होता है, समास का मेन अर्थ की बात करें तो इसका मेन अर्थ होता है समास का संक्षिप्तीकरण करना। समास का मेन अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है क्या करना? तो संक्षिप्तीकरण समास का अर्थ होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो समास की प्रक्रिया में शब्द जो है वो सामासिक पद और सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। जो समास की प्रक्रिया में बना शब्द होता है, यानी जो शब्द बनता है उसको हम लोग, जैसे ये क्या है? माखन को चुराने वाला, तो ये जो इससे जो शब्द बनेगा संक्षिप्त शब्द, उसको क्या कहेंगे? या तो सामासिक पद कहेंगे या फिर सामासिक शब्द कहते हैं। माखन चोर क्या है? यहाँ पर एक सामासिक पद या सामासिक शब्द है। यानी जब कोई उपवाक्य को हम संक्षेप में लिखते हैं, जिससे उसके पूरे भाव को प्रकट हो जाता है, जिससे उसका क्या होता है? पूरा भाव क्या हो? प्रकट हो जाए, तो संक्षिप्त शब्द से, तो उसको क्या, उस पद को क्या बोलते हैं? सामासिक पद बोलेंगे या तो फिर सामासिक शब्द बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, ये समास है, सामासिक पद है, संक्षिप्त शब्द है। तो इसका जब हम माने उसको जब पूरी तरह से विस्तारित करेंगे तो क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। उसी प्रकार घन श्याम, तो घन के लिए, घन के समान श्याम, तो क्या हो जाएगा? घन श्याम हो जाए। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। जो सामासिक पद है उसको ही हम लोग समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद जो है दो पदों से मिलकर बना होता है। जो समस्त पद है वह दो पदों से मिलकर बना होता है। जो समास में समस्त पद है, जिसको सामासिक पद कहते हैं, जिसको संक्षिप्त पद भी आप लोग बोल सकते हैं, वो क्या होता है? दो पदों से मिलकर बना होता है। उनमें दो पद कौन कौन से? एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का मतलब जो पहले आता है, और उत्तर पद का जो बाद आने वाला पद है। जैसे इसमें माखन क्या है? ये
पूर्व पद है और चोर क्या है इसमें उत्तर पद है, यानी पहला पद और उसके बाद वाला पद। तो पूर्व पद क्या होता है जो पहले आए, और बाद वाला पद क्या होता है जो बाद में आए, वो उत्तर पद कहलाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जल में गंगा क्या है, पूर्व पद है। गंगा क्या है, तो गंगा की बात करें तो ये पूर्व पद है, और जल क्या है, ये उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद है। उसी प्रकार राजपुत्र में बात करें तो राजपुत्र में क्या है, राज क्या है, एक पूर्व पद है, और जो पुत्र है आपका एक उत्तर पद का है। उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद है। ईट घर, ईट क्या है, उत्तर है, और घर क्या है, बाद। अगर ईट घर रहेगा तो ये समासिक पद है। अगर ईट अकेले है तो इसमें कोई समासिक पद नहीं। जैसे ईट को अलग कर दें, ट को अलग, ई को अलग कर दें, ट को अलग कर दें, इसमें कोई समासिक पद नहीं है। जिससे किसी जगह क्या हो कि एक उपवाक्य का वर्णन हो या किसी विशेष भाव का वर्णन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, समास होता है। तो यहाँ पर उत्तर पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही ये वर्णों का अलग करना होगा। मकान क्या है, यहाँ पर वर्णों, इससे क्या होगा, नहीं बनेगा। उसी प्रकार सड़क से भी नहीं बनेगा, किताब से भी नहीं बनेगा, अलमारी से भी नहीं। इससे क्या है, दो शब्द, कम से कम दो शब्द क्या हो, अलग हो, जिनका अर्थ हो। ये शब्द असामासिक हैं, ये सब क्या है, असामासिक। सामासिक शब्द वे होते हैं कम से कम दो शब्द, जिनसे क्या हो, अपना कुछ न अर्थ हो, और उनके मिलने से भी क्या हो, एक अर्थ उत्पन्न हो। क्या हो, एक अर्थ या एक जो संबोधन क्या हो किया जा सके, उसे ही सामासिक पद बोल सकते हैं। सामासिक पद में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, और दोनों पद का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। जल यानी क्या होता है, पानी। तो ये गंगा जल, गंगा जल से मैंने विशेष गंगा जल, यानी विशेषता क्या, किसकी बात हो गई यहाँ पर, गंगा के जल की बात हो गई। तो यहाँ पर दोनों पद का अपना अपना क्या है, अर्थ है। उसी प्रकार राज यानी राजा, यानी राजपाट के लोग होते हैं, उनको राज बोलते हैं। वहीं पुत्र यानी जो क्या होता है, एक, इसका भी अपना अर्थ है और राज का भी अपना है। तो ये मिलकर एक बन गए, तो क्या हो गया, राजपुत्र, यानी राजघराने के जो पुत्र होते हैं उनको राजपुत्र कहते हैं। तो क्या हो, दोनों अलग अलग हों पर उनको मिलने से उनका एक अर्थ उत्पन्न हो, और दोनों के अर्थ हों, तो क्या होते हैं, सामासिक पद कहलाते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं क्लियर हो गया। जिनका जो है अर्थ बस केवल एक शब्द हो, और उनका कोई मतलब एक शब्द से क्या कर सकते हैं आप, सामासिक पद नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करें तो निम्नलिखित में से, जैसे आपसे आ गया कि निम्नलिखित में से असामासिक पद छाटिए। तो असामासिक पद क्या हो जाएगा, तो जैसे बुरा भला, नवरात्र, नीलकमल और कुर्सी। तो इसमें असामासिक पद छाटना हो तो बुरा भी अलग है, भला भी अलग है, तो ये सामासिक पद हो गए। नवरात्र, नवरात्र को हम ऐसे लिख सकते हैं, नव प्लस रात्र, तो नव माने नया, रात्रि माने रात्रि हो गया। नील कमल, तो नीला हो कमल, क्या हो जाएगा, नील प्लस कमल, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब सामासिक पद हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे जो आपका कुर्सी है, इसमें क्या कोई दो पद अलग हो रहे हैं, नहीं। क्या हम ऐसे कु लिख देंगे फिर प्लस सी लिख देंगे, कुर्सी हो जाएगा, तो ये कोई सामासिक पद नहीं है। किसमें, क्योंकि ये एक ही शब्द है, इसमें कोई दूसरा शब्द इसके साथ नहीं जुटा है, इसलिए ये एक असमासिक पद हो जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पेपर में ऐसा प्रश्न आता है कि असमासिक पद छाटिए, समासिक पद छाटिए, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि किसमें दो शब्द, एक उत्तर एक पूर्व पद, एक उत्तर पद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सामासिक पद। अगर दो पद नहीं आ रहे हैं, जिनका अर्थ नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएंगे, असामासिक पद हो जाएंगे। जैसे समाज प्लस इक, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक। ये सब क्या है, असामाजिक पद हैं। उसी प्रकार नीति प्लस इक, नैतिक, तो इसमें क्या है, एक इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तो इसमें कोई ये समास नहीं बन रहा है, इसका कोई जो समास का निर्माण नहीं होता, इसके लिए ये क्या है, असामासिक पद है। उसी प्रकार विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने समास के विग्रह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, समास विग्रह के बारे में। तो समास विग्रह का सीधा सा अर्थ होता है कि जो हमारे उत्तर पद और
पूर्व पद हैं उनको अलग अलग लिखना, यानी किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार के रूप में लिखना, अव्यय, योजक, विभक्ति आदि को लिख देना। जैसे सप्ताह यानी क्या हो जाएगा, 7 दिनों का समूह। सप्ताह को क्या कहेंगे, 7 दिनों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा, एक जो सप्ताह है यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। तो सप्ताह क्या होता है, एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सामासिक पद है। और इसको जब इस प्रकार कुछ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमुख क्या लिखेंगे, चंद्र के समान मुख। क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख को, चंद्र मुख को जो है समास विग्रह इसी प्रकार होगा। उसी प्रकार पीताम्बर का क्या होगा, तो पीले हैं जो वस्त्र। क्या है, पीताम्बर का अर्थ है पीले हैं जो वस्त्र। इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह। समास विग्रह का अर्थ है कि जो संक्षिप्त पद है उसको उसके उपवाक्य में, यानी उसको पूर्ण रूप विस्तार रूप में लिखना ही क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी भाषा के अनुसार जो है समास है कुल 6 भेद होते हैं। हिंदी भाषा के अनुसार समास की बात करें तो समास में कुल कितने भेद होते हैं, तो समास में कुल 6 भेद होते हैं। एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो समास के 6 भेदों में पहला क्या है, द्विगु यानी द्विगु समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है अव्ययी भाव समास। पांचवा है आपका तत्पुरुष समास। और छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। तो कितने समास है हिंदी भाषा के अनुसार, तो हिंदी भाषा के अनुसार कुल 6 समास है। 6 में पहला है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव, पांचवा आपका तत्पुरुष समास है, छठा आपका बहुब्रीहि समास है। तो इन समासों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले समास की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला समास है कि द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। तो वह समास जिसका पहला पद क्या हो संख्यावाची हो और उसके बाद वाला जो हो प्रधान हो। द्विगु समास में क्या होगी, तो पहला पद संख्यावाची हो गया, यानी संख्या का बोध कराएगा, और जो बाद वाला यानी उत्तर पद है वो प्रधान पद होगा। इसमें क्या होता है, पहला यानी पूर्व वाला पद की बात करें तो पूर्व वाला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक होगा। और जो उत्तर पद होगा, यानी जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। तो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास ऐसा समास है जिसमें संख्यावाचक शब्दों का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उसमें क्या हो, पूर्व पर संख्या हो और उत्तर पद यानी उत्तर पद जो हो हमारा वो प्रधान हो, यानी उपवाक्य प्रधान शब्द हो, तो वो क्या होता है द्विगु समास। जैसे नवरात्र, तो क्या हो जाएगा, 9 रातों का समूह। नवरात्र का मतलब 9 रातों का समूह। तो 9 इसमें क्या है, पूर्व पद है, रात्र क्या है, उत्तर पद है। तो 9 क्या है, एक संख्या है, और रात्रि क्या है, एक शब्द है जो उत्तर पद हो गया। तो उत्तर पद क्या है, इसमें प्रधान है। किसकी बात हो रही है, रात की बात हो रही है, और 9 क्या है, एक संख्या है। तो इसलिए क्या हो गया, ये 9 रातों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विगु समास हो जाएगा। उसी प्रकार चौराहा, त्रिलोक, तो इसमें क्या है, चौराहा यानी 4 राहों वाला मिलन बिंदु। तो क्या हो जाएगा, चौराहा द्विगु। उसी प्रकार त्रिलोक यानी 3 लोक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास। अठन्नी, 8 अन्नी। तो उसी प्रकार सप्त ऋषि, 7 ऋषि। चतुर्भुज, 4 भुज। त्रिवेणी, 3 वेणी। दोपहर, दो पहर हो जाएगा। उसी प्रकार चौवन्नी, तो 4 अन्नी हो जाएगा। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। 4 पाई, 4 पैरों वाला यानी 4 पाई हो जाएगा। उसी प्रकार तिरंगा, 3 रंग हो जाएंगे। 9 ग्रह, 9 ग्रह हो जाएंगे। सतसई, 7 सई। दर्जन, तो दर्जन में क्या होता है, दर्जन को हम 12 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसी प्रकार त्रिकोण, तो 3 कोण। पंचामृत यानी 5 मृत। 9 रत्न यानी 9 रत्न हो जाएंगे। चौमासा यानी 4 मास। दुपट्टा यानी 2 पट्टा। त्रिफला यानी 3 फल। तो ये सब क्या हो जाएंगे,
द्विगु समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो द्विगु समास है। उसके बाद 11 12 ये सब नहीं है। क्या कहाँ फिर है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये सब क्या हो जाएंगे द्विगु समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे द्विगु समास हो जाएंगे। लेकिन जो है वहीं पर अगर 11 12 13 यानी 2 2 जैसे जब 2 जीरो हो और एक संख्या हो तब भी द्विगु समास होंगे। लेकिन अगर दोनों संख्या जैसे जब हम दहाई के अंक लिखते हैं तो क्या होता है 10 20 इस प्रकार लिखे तो ये सब तो क्या है द्विगु समास। लेकिन वहीं पर अगर 11 लिख दें 21 लिख दें 25 लिख दें तो जब दोनों अंक अलग अलग हो क्या हो दोनों अंक अलग अलग हो एक शून्य न हो तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसा समास हो जाएगा वहाँ पर द्वंद्व जैसे 11 12 13 14 23 26 37 किसी भी ये जो आपके बस आपके 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इन सबको छोड़कर जो है बाकी सभी जो हैं और इधर 9 तक के छोड़कर जितने भी संख्या हैं सबके सब क्या हो जाएंगे तो सबके सब द्वंद्व समास हो जाएंगे। क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। क्या है इसमें दोनों पद प्रधान है इसलिए क्या हो जाएंगे ये दोनों के दोनों जो है दोनों पद प्रधान होने के कारण ये क्या हो जाएंगे द्वंद्व समास हो जाएंगे। और इसमें क्या है केवल एक पद प्रधान है इसलिए ये क्या हो जाएंगे द्विगु समास हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि कर्मधारय समास। कौन सा है कर्मधारय समास। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमने क्या पढ़ा है पहला तो पहला हमने क्या पढ़ा द्विगु समास। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय। कौन सा समास कर्मधारय समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कर्मधारय वह समास है जिसके एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष हो। यानी एक पद क्या हो हमारा विशेषण यानी किसी की विशेषता बता रहा और एक पद विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम ये सब शब्द हो तो वहाँ पर क्या होता है विशेष। विशेष अधिकतर क्या होगा संज्ञा ही होगा। हो सकता है कभी कहीं सर्वनाम भी हो लेकिन अधिकतर आपका संज्ञा होता है। तो एक पद क्या हो विशेषण हो और एक पद क्या हो विशेष से हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे काला आदमी तो काला क्या है एक विशेषण है आदमी का है एक विशेष है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। जब किसी चीज की विशेषता कोई बता रहा हो और एक संक्षिप्त शब्द बन रहा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा जिसमें एक पद क्या होगा विशेषण होगा और एक पद विशेष से होगा। अगला जैसे बात करते हैं तो विशेषता किसकी बता रहा है विशेष्य की विशेषता क्या है वो बताई जा रही है। जिसके बारे में बात हो वो क्या हो विशेष से हो और जो विशेषता किसी की बताओ विशेष की विशेषता बताए वो क्या होता है विशेषण होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक सुविचार तो अध्यापक यानी पढ़ाने वाला अध्यापक यानी अध्यापन कराने वाला हो जाएगा। वहीं बात करें सुविचार यानी सुंदर विचार तो विचार कैसे हैं सुंदर तो सुंदर क्या है यहाँ पर विशेषण है और विचार क्या है यहाँ पर विशेष है। परमानंद परम प्लस आनंद तो परम क्या है एक विशेषण है और आनंद क्या है एक विशेष है। नील कमल नीला क्या है एक विशेषण है और कमल क्या है एक विशेष है। लौह पुरुष लौह है जो पुरुष या लौह पुरुष तो यहाँ पर पुरुष क्या है एक विशेष है और लौह क्या है एक विशेषण है तो यहाँ पर हो जाएगा लौह पुरुष। लौह है जो पुरुष या लोहे के समान पुरुष तो ये पर क्या है कर्मधारय समास है। उसी प्रकार अध मरा आधा मरा आधा क्या है वहाँ पर अध यानी क्या है यह विशेषण है और मरा क्या है एक विशेष है। मरा है जो आधा या खुशबू तो अच्छी है जो बू यानी महक। यहाँ पर खुश क्या हो जाएगा यानी खुश यानी क्या है विशेषण है और बू यानी क्या नहीं महक क्या है एक विशेष है। उसी प्रकार बदबू बुरी है जो महक इसी ये सब क्या है ये सब आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और आपके उदाहरण है ये देख लेते जैसे नील तो नीली है जो गाय। श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर अर्थात वस्त्र। उसी प्रकार कमल नयन कमल के समान नयन। सज्जन समान है जो जन सज्जन यानी
जो समान है, सभी स्थिति में समान रहते हैं। जन, सुलेख, सुंदर लेख, सद्भावना, अच्छी है जिसकी भावना, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव यानी क्या है, बुरा हो जिसका प्रभाव, बुरी आत्मा यानी जो है खराब आत्माएं बात करती है। यहाँ बात करें चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, लाल मणि, लाल है जो मणि, तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास हो। कर्मधारय समास का जब कोई दूसरा शब्द हो, जैसे आप यहाँ पर बात कर ले, जैसे कमल नयन, कमल नयन की जैसे आप जब सूरदास की एक पंक्ति तुलसीदास की एक पंक्ति पढ़ेंगे, कमल नयन, जो उसमें किसकी एक सेकंड, तुलसीदास की एक पंक्ति है क्लास 10 में कि कमल नयन किसकी समानता की जा रही थी उसमें, कि कमल नयन के समान जो है तुम्हारे जो पैर हैं वो नयन है वो कमल के समान है, यानी किसी के समान है। तो वहाँ पर जो है राम की जो तुलना है कमल नयन के समान जो की जा रही थी, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका जैसे किसी दूसरे गौण पद को प्रधान बताया जाए तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। कर्मधारय समास कब बहुब्रीहि होता है, जब उन दोनों पदों की विशेषता से हटकर किसी गौण पद को प्रधान बताया जाता है अर्थात लगाकर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे चार भुजाओं वाले अर्थात चार मुखों वाले अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो द्विगु समास भी हो सकता है। और कर्मधारय समास जब उसका गौण पद की ओर विशेष इशारा करता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। उसी प्रकार जो कर्मधारय के कुछ होते हैं कि कर्मधारय न होकर वो लगेंगे तो आपको कर्मधारय जैसे, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, जैसे अगर श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, यहीं पर अगर पीतांबर होता है, जैसे क्या होता है पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, पीतांबर यानी पीला है जो वस्त्र, तो जो पीला है वस्त्र अर्थात भगवान जो कृष्ण है उनका वस्त्र क्या था, पीला। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के वस्त्र की बात की जाए, अर्थात करके भगवान कृष्ण के वस्त्र की बात की जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। बात करें कर्मधारय समास के भेद की, तो कर्मधारय समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्मधारय समास आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण पूर्व पद, जब विशेषण क्या हो, पूर्व हो, कर्मधारय समास, जैसे विशेषण पद क्या हो, वो पहले है और विशेष पद बाद में हो, तो उस प्रकार के कर्मधारय समास। जैसे पीला वस्त्र, नीला अंबर, ये सब क्या है, इसमें क्या है, विशेषण पहले है विशेष बाद में, विशेषण पहले है विशेष बाद में, तो इसको विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। उसी प्रकार विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास, जिसमें क्या हो, विशेष से पहले हो, जैसे चरण कमल, चरण क्या है यहाँ पर विशेष से है, कमल के यहाँ पे है विशेषता, यानी जो चरण है एक क्या है, संज्ञा है, और चरण की जो विशेषता है वो कमल से की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास। उसी प्रकार विशेषणो भय कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, ये क्या है, विशेषणों कर्मधारय समास, यानी क्या हो, इसमें जैसे कृता कृत्य यानी एक ही शब्द क्या हो उसी की विशेषता बताए, जैसे किया की और बेकिया, जैसे क्या हो, दोनों ही विशेषण हो, जब दोनों ही विशेषण हो कर्मधारय में, यानी पूर्व पद भी और अंतिम पद भी यानी उत्तर पद भी, तो वहाँ पर क्या होता है, विशेषणों से कर्मधारय समास होता है। जैसे किया और बेकिया, यानी जो कार्य किया है और कोई कार्य नहीं किया है। कृता कृत्य यानी एक तो कृत्य है और एक अकृत्य है। उसी प्रकार विशेष्यो भय कर्मधारय समास, दोनों क्या हो, पद क्या हो, विशेष हो। जब दोनों पद विशेष हों, जैसे आम्र वृक्ष, आम भी और वृक्ष भी, ये क्या है, ये दोनों के दोनों विशेष हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्यो भय कर्मधारय समास। जब दोनों विशेषण हो तो विशेषणो भय कर्मधारय, और जब दोनों विशेष्य हो तो विशेष्यो भय कर्मधारय समास होता है। विशेष्य में और उदाहरण की बात करूँ, जैसे आम्र गाछ, रसांकुर, तो ये सब क्या है,
विशेषण है कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। बात करें तेज गति में जो है कर्मधारय का कौन सा भेद है, तो तेज गति में विशेषण तेज है और गति क्या है, विशेष्य है। तो इसमें विशेषण पूर्व पद और कर्मधारय समास है। कौन सा है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें क्या है, विशेषण पहले है तो इसलिए विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है और विशेष्य बाद में है। तो आशा करते हैं यहाँ तक का जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला उदाहरण की बात अगले जो हमारा है तो कौन सा दो हमने पढ़ ली, कौन कौन से, द्विगु और कर्मधारय। अब हम कौन पढ़ेंगे, द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास वे समास जिनमें दोनों पद प्रधान हो, मुख्य हो और यदि उनका विग्रह किया जाता है तो और या अथवा आदि लगाकर प्रभाव जो दुर्प्रभाव है वो होता है। जैसे योजक चिन्ह हो, जैसे सीधा सीधा आप लोग याद ध्यान रख सकते हैं, जिन दो के मध्य क्या हो, योजक चिन्ह हो और उनका जब हम समास विग्रह करें तो और या अथवा आदि का दुष्प्रभाव होता है वहाँ पर योजक चिन्ह के स्थान पर, तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है और दोनों पद क्या हो, मुख्य यानी प्रधान हो, यानी दोनों सब अपने अपने में एक अस्तित्व हो, यानी उनकी प्रधानता हो। जैसे माता पिता, तो माता भी क्या है, एक प्रधान पद है, पिता भी क्या है, एक प्रधान पद है, इनमें क्या है, योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। उसी प्रकार पाप और पुण्य, खरा खोटा, तो इसको जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, खरा और खोटा। सीता राम, तो सीता और राम, राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। रात दिन, तो रात और दिन। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। आगा पीछा, आगे पीछे, आगे और पीछे। आज कल, आज और कल। धनुर्बाण, तो धनुर्बाण को क्या करेंगे, यहाँ पर देखो योजक चिन्ह नहीं तो इसका भी क्या होगा, दोनों पद प्रधान है, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनु और बाण हो जाएगा। फल फूल, फल और फूल, तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे ये दो चार उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास के भेद की। तो द्वंद्व समास के भेद की बात करें तो द्वंद्व समास कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं द्वंद्व समास, कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होते हैं, जिनमें विलोम शब्द का प्रयोग हो। दूसरा हो जैसे एक शब्द जैसे है, मान लीजिए माता, तो माता का विलोम क्या हो जाएगा, पिता। जैसे अच्छा का विलोम बुरा, तो ये सब क्या है, जब यहाँ पर जो एक विलोम शब्द हो प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर समाहार द्वंद्व समास की बात करें तो एक ही जाति का बोध हो, कैसी हो, एक जाति का बोध हो, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व समास की बात करें, सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देते हैं, जो लिखे हुए शब्द हैं अपना अर्थ देते हैं, वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो पहले समास की बात करें वैकल्पिक द्वंद्व समास की, जिसमें क्या हो, विलोम शब्द का प्रयोग हो। जैसे सुख और दुख, जीवन और मरण, खरा और खोटा, भला और बुरा, अच्छा और खराब, ये सब क्या है, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे यश और अपयश, देव और सुर, शीत और उष्ण, सत्य और असत्य, कहा और सुनी, ऊंच और नीच, तो ये सब क्या हो गए, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास का अर्थ होता है जिसमें विलोम शब्द का प्रयोग हुआ हो, वो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले द्वंद्व समास की। तो अगला द्वंद्व समास है समाहार द्वंद्व समास। जब एक ही जाति का बोध हो, कैसा हो, एक ही जाति का बोध हो, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे कंकड़ पत्थर, चाय पानी, घास फूस, तो एक ही जाति के हैं। कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, गाय भैंस, रुपया पैसा, तो ये सब क्या है, समाहार द्वंद्व समास है। क्या है, एक ही जाति का बोध हो रहा है। और जब विलोम शब्द हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा,
वैकल्पिक होगा। अब बात कर लेते हैं इतरेतर द्वंद्व समास की। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होते हैं? तो इतरेतर द्वंद्व समास वे होते हैं जिसमें सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देते हैं। जैसे भाई और बहन, तो ये क्या है? लिखे हुए शब्द ही अपना केवल अर्थ देंगे, इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। राधा कृष्ण, सीता राम, 63, तो क्या 63 यहाँ पर क्या है? द्वंद्व। 63, तो 63 क्या है? 60 और 3, तो ये सब क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास हैं। जो आपके संख्यावाचक दो शब्द होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत उनको रखा जाता है। अब हम लोग चौथे समास के अपने अपने बढ़ सकते हैं। 3 समास हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन? द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। अब हम लोग बात करने वाले हैं अव्ययीभाव समास। कौन से समास के बारे में? अव्ययीभाव समास। इसके पढ़ने के बाद हमारा 2 समास और रह जाएगा, एक बहुब्रीहि समास और एक कौन सा? एक समास और है। तो अव्ययीभाव समास के बारे में बात करते हैं। तो अव्ययीभाव समास जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका अव्ययीभाव में क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हो, उसके बाद जो दूसरा पद होता है वो शब्दांश होता है। जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो, जैसे अ, आ, नी हो गया, निर हो गया, स हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, भ हो गया, अनु हो गया, अभी हो गया, बे, ये सब तो क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। तो इन जब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे अनाथ, असत्य, तो इसमें नाथ के साथ क्या लगा है? अ लगा है। सत्य के साथ क्या लगा है? अ प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा है। उसी प्रकार शुभ के साथ जो उपसर्ग लग गया तो यहाँ पर क्या हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, अनुकरण हो गया, अतिवृष्टि हो गया, आमरण हो गया, निडर हो गया, निधड़क हो गया, निर्जीव हो गया, निर्विरोध हो गया, बेशर्म हो गया, बेवजह हो गया, निरोग हो गया, सनाथ हो गया, प्रतिपल हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रत्याचार हो गया, प्रतिपथ हो गया। उसी प्रकार क्या हो जाएंगे आगे? तो मस मर शक हो गया, भर शक हो गया, भर पेट हो गया, यथा योग्य हो गया, योग्यता के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथार्थ, अत्यधिक। तो ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? जो प्रथम पद होता है वो अव्ययी यानी उपसर्ग होता है। वहीं जो प्रत्यय होते हैं वो क्या बाद में प्रयोग होते हैं, उसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास नहीं होता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा निह प्लस रोग है तो क्या हो जाएगा? इसका निरोग हो जाएगा। निह प्लस रज है तो क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। निह प्लस रव है तो क्या होगा? नीरव हो जाएगा। जब पुनरावृत्ति वाले शब्द आए तब भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति, जैसे घर घर, तो जब दो शब्द, जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह भी है तो अब ये दो है शब्द हैं, तो ये क्या है? घर घर। जब एक ही चीज की दो बार पुनरावृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा ही समास होता है? अव्ययीभाव। जैसे पल पल, पल और पल, गांव और गांव, तो ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास है। हाथों हाथ, हाथ और हाथ, रातों रात, रात और रात, दिनों दिन, दिन और दिन, कानों कान, कान और कान, तो यहाँ पर क्या है? अव्ययीभाव समास है। प्यार और प्यार, गली और गली, तो ये सब क्या है? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगी तब अव्ययीभाव समास होंगे, बाकी सभी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें तो जब सर्वनाम की पुनरावृत्ति हो तब भी क्या होता है? अव्ययीभाव अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, मंद मंद, यहाँ पर क्या है? विशेषण की पुनरावृत्ति है। साफ और साफ, धीरे और धीरे, धड़ा धड़, तो ये सब क्या है?
ये सब क्या है आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। सुविचार, सुंदर है, विचार, ये क्या है अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो सुंदर है विचार, यहाँ पर क्या है सु एक प्रकार का देखें तो क्या है अव्यय है, सॉरी उपसर्ग है, और विचार क्या है एक संज्ञा है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव है और सुंदर विचार यानी यहाँ पर यहाँ कर्मधारय और अव्ययी भाव दोनों है। ऑप्शन में आपको जो एक ही देखने को मिलेगा, या तो अव्ययी भाव देखने को मिलेगा या तो कर्मधारय, तो जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप आंसर लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले समास की बात करें तो अगला समास हमारा है बहुब्रीहि समास। कौन कौन से हम लोग पढ़ लिए, तो द्वंद्व पढ़ लिए, द्विगु पढ़ लिए, कर्मधारय पढ़ लिए, अव्ययी भाव। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। जब पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे पद यानी गौण पद यानी अन्य पद की तरफ इशारा करे तो वहाँ पर क्या होता है बहुब्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। तो यहाँ पर तीन है नेत्र जिसके, यहाँ पर तो विशेषता बताई गई त्रिनेत्र। तो यहाँ पर क्या हो किसी अन्य पद यानी शिव की, तीन किसके नेत्र हैं तो भगवान शिव के अर्थात कर जब किसी तीसरे पद की ओर विशेषता हो जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन यानी नेत्र अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र हो जाते हैं, शीघ्र हो जाते हैं जो तोष यानी संतुष्ट अर्थात शिव। दशानंद, दस हैं जिसके आनंद यानी रावण। चतुरानंद, चार हैं जिसके आनंद अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, चार हैं जिसके भुजाएं अर्थात विष्णु जी। उसी प्रकार शूलपाणी, शूल यानी त्रिशूल को धारण करने वाला कौन है, तो त्रिशूल को धारण करने वाले अर्थात त्रिशूल को कौन कौन धारण करता है, तो भगवान शिव भी त्रिशूल को धारण करते हैं, माँ दुर्गा भी त्रिशूल को धारण करते हैं। तो सब क्या हो जाएंगे अव्ययी भाव सॉरी बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। उसी प्रकार रत्नागर्भा, तो रत्न को जो अपने गर्भ में रखने वाली अर्थात समुद्र। सुग्रीव, सुंदर हो जिसकी गर्दन अर्थात कौन, तो सुंदर किसकी गर्दन है तो कार्तिकेय। पंचमुखी, पंच हो जिसके मुख अर्थात हनुमान जी। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। बीड़ा पाणी, बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। हिमकन्या, हिमालय की कन्या अर्थात पार्वती जी। नीलकंठ, नीले हैं जिसको कंठ अर्थात शिव। चंद्रचूड़, चंद्रमा हो जिसके चूड़ यानी था जटाओं में तो अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्रमा हो चंद्र हो जिसकी मौली अर्थात शिव। अजात शत्रु, जिसको कोई शत्रु न हो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो ये सब क्या है अब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। पुष्प धनता यानी पुष्प में जो हो का हो धनी अर्थात कामदेव। ये सब तो क्या क्या थे आपके, ये सब बहुब्रीहि समास थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। किसकी समास की, कौन सी, जो हमारा छठा समास है तत्पुरुष समास। हमने 5 पढ़ लिए, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। हमारा लास्ट समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा, उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो। किसका विभक्ति, किसका लोप हो, कारक विभक्ति का लोप हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या हो विभक्ति का लोप है, इसलिए क्या पर यहाँ पर है तत्पुरुष समास है। संबोधन कारक का लोप है यहाँ पर, तो किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है, किसी के साथ संबंध दिखा रहा है तो यहाँ पर इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के भेद की बात करें तो तत्पुरुष समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं विभक्ति के आधार पर। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म का बोध हो। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ पर क्या हो को विभक्ति का लोप होता है वहाँ क्या होता है कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे वन को गमन, तो वन गमन क्या है, वन को गमन, तो यहाँ पर को विभक्ति का लोप है इसलिए क्या है ये कर्म तत्पुरुष समास है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो क्या है यहाँ पर
कर्म तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार अगले पॉइंट की बात करें तो अगला है हमारा जनप्रिय। तो जन को प्रिय, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, वेदज्ञ यानी वेदों का ज्ञान रखने वाला, आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, गगनचुंबी, गगन को छूने वाला, ग्रंथकार यानी ग्रंथ की रचना करने वाला, लोकार्पण यानी लोगों को अर्पण कर जो करे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। उसी प्रकार करण तत्पुरुष की बात करें तो करण तत्पुरुष में क्या होता है, से या के द्वारा का जो होता है विभक्ति का लोप होता है। जैसे स्वरचित, स्वयं से रचित, मन चाहा, मन से चाहा। तो ये सब क्या है, आपके करण तत्पुरुष के उदाहरण है। उसी प्रकार और भी उदाहरण है, इनको भी देख लेते हैं। रस से भरा, अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, आंखों देखी, आंखों से देखी, गुण युक्त, गुड़ से युक्त, अकाल पीड़ित, अकाल से जो हो पीड़ित, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, खेल यात्रा रेल यात्रा, रेल की यात्रा, बिहारी रचित, तो बिहारी द्वारा रचित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ। तो ये सब क्या है, करण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। उसी प्रकार अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है कि संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए जो होता है विभक्ति का लोप होता है। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गांव के लिए जो है शाला, अश्वशाला, अश्वों के लिए शाला, मसालदानी, मसाल के लिए मसाल दानी, तो मसाल के लिए दानी, विद्युत गृह, विद्युत के लिए गृह, शिवा अर्पण, शिव के लिए अर्पण, सभा भवन, तो सभा के लिए भवन, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, के लिए विभक्ति यानी किसी के लिए विभक्ति जो है, जब किसी के लिए कोई चीज़ दिया जाता है या किसी के लिए हो तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो ये सब उदाहरण हमारे पीडीएफ से हम आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो अगला अब हमारा जो है वो कौन सा है, चौथा नंबर। चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष यानी के से अलगाव। जब कहीं पर अलगाव की बात हो वहाँ पर भी क्या होता है, जब अलगाव विभक्ति का उपयोग हो तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त, अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, पंथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, सेवा निवृत्त यानी सेवा से निवृत्त यानी सेवा से हटा दिया गया हो, जो देश निकाला, देश से बहिष्कृत किया हुआ, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, काम चोर यानी काम से चोर यानी काम से जो चोरी करता हो यानी काम न करता हो, तो वहाँ पर हो जाएगा काम चोर। तो ये सब क्या है, आपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कर्ण फल हरित, गुणातीत, इंद्रायतीत, विद्या रहित, त्रुटिहीन, धनहीन, बलहीन, भाग्यहीन, बंधन मुक्त, लोकोत्तर, स्नातकोत्तर, गुणयुक्त, गुण मुक्त। ये सब क्या है, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। उसी प्रकार आप अगला जो तत्पुरुष है वो कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। जो 5वें नंबर का तत्पुरुष समास है वो कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। जब किसी में क्या हो, संबंध काके की, नाने नी, रारे री के साथ व्यक्त हो विभक्ति से, तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, जल धारा, जल की धारा, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, गंगा जल, गंगा की जल, राजनीति, राज्य की नीति, हिमालय, हिम का आलय यानी पर्वत, सौर मंडल, सौर्य का जो सूर्य का मंडल, गृह
वासी, गृह यानी घर का वासी, मनोविज्ञान मन की विज्ञान, नेत्रदान नेत्र का दान, कृष्ण मूर्ति कृष्ण की मूर्ति, पवन पुत्र पवन के पुत्र, राज दरबार राज्य का दरबार, सूर्योदय सूर्य का उदय, चंद्र उदय चंद्र का उदय, रक्तदान रक्तदान रक्त का दान, विद्यादान विद्या की दान, कन्यादान कन्या का दान, अश्वमेघ अश्वों का यानी घोड़ों का, मेघ यानी यज्ञ, घास चुराई घास की चुराई, पशु बलि पशुओं की बलि, ऋषि कन्या ऋषियों की कन्या। ये सब क्या है, संबंध तत्पुरुष हैं, क्योंकि इसमें का के की रा रे री नाने नी विभक्ति जो है उनका लोप यानी ये छुपी हुई है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है अंतिम जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में और पर विभक्ति का लोप हो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे आप बीती, आप पर यानी स्वयं पर बीती, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, जल मग्न जल में मग्न, विचार मग्न विचार में मग्न, सिर में दर्द, घुड़सवार घोड़े पर सवार, धर्मवीर धर्म का धर्म, एक सेकेंड, धर्मवीर क्या हो जाएगा, धर्म पर वीर जो है वो होते हैं धर्मवीर, आत्मविश्वास स्वयं में विश्वास, आनंद में मग्न, नीति कुशल नीति में कुशल, युद्ध निपुण युद्ध में निपुण, पुरुषोत्तम पुरुषों में जो हो उत्तम, वनवास वन में वास, स्वर्गवासी स्वर्ग का वासी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी तो कहा जाए यानी पट्टी पर चलने वाली गाड़ी, विद्या प्रवीण विद्या में प्रवीण। ये सब क्या है, इसे अब आपके जो है संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब हमारा जो कुछ अन्य तत्पुरुष है कुछ अन्य समास है, जिसमें हमारा है पहला न तत्पुरुष। न तत्पुरुष में क्या होता है, नकारात्मक शब्द आते हैं, जैसे अ न अन ना आदि उपसर्ग के रूप में रहते हैं, जैसे असत्य नाबालिग, अनादि नास्तिक, नाप संदगी, अनिश्चित अनपढ़, ये सब क्या है न तत्पुरुष हैं। उसी प्रकार अलुक तत्पुरुष की बात करें तो जिनके एक विभक्ति या कारक का लोप हो वहाँ पर अलुक तत्पुरुष होता है। क्या हो, अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे खेचर खे में चरने वाला यानी आकाश में विचरण करने वाला, मन सिज मन में सिज। उसी प्रकार अगला हमारा कौन सा समास है, तो अगला समास की बात करें तो मध्य पद लोपी तत्पुरुष, जिसमें एक से अधिक पद का लोप हो, जैसे दही बड़ा दही में डूबा हुआ बड़ा, रेलगाड़ी रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी। तो ये सब क्या है, मध्य लोपी पद तत्पुरुष समास, यानी मध्य का जो पद है उसका लोप हुआ है। उसी प्रकार सप्त सिंधु दिय मूनम पंचगंगन पंचगगनम, ये सब क्या है, ये सब द्विगु और अव्यय भाव यदि दो हो तो अव्यय भाव चुनेंगे। कौन सा, द्विगु और अव्यय भाव दोनों हो इन सब में, किसमें सप्त सिंधु द्विमूनम और पंचगंगनम जो है, इसमें अगर द्विगु और अव्यय भाव दोनों हो तो वहाँ पर क्या चुनेंगे, अव्यय भाव समास चुनेंगे। तो यह समास चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, और क्लास में और क्या सुधार करनी चाहिए, क्या बेस्ट करना चाहिए, क्या कमी है, उसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अपनी क्लास को और आप तक इम्प्रूव करके पहुंचा सकें। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।